हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ASG फार्मा ट्यूब। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं MPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अलॉन्ग विद इट्स एक्सप्लेनेशन। तो इसका जो सिलेबस है और एग्जाम पैटर्न अपडेटेड वाला ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी चैनल पे वीडियो अपलोड किया है, तो उस पर आप देख सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन कंटेनिंग डायरेक्शंस टू द फार्मासिस्ट फॉर प्रिपेयरिंग द प्रिस्क्रिप्शंस एंड फॉर डिस्पेंसिंग देम इज नोन एज। तो अभी देखो वेरियस टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन रहते हैं, जैसे सुपरस्क्रिप्शन रहता है, सब्सक्रिप्शन रहता है, सिग्नेचुरा रहता है, डेट एंड टाइम रहता है। तो सबका अलग अलग पार्ट का एक एक फंक्शन होता है कि मतलब प्रिस्क्रिप्शन जो होता है हमारा उस पर RX होता है, उसे हम बोलते हैं सुपरस्क्रिप्शन, राइट। सुपरस्क्रिप्शन। फिर उसके बाद सिग्नेचुरा होता है उसमें। तो इसका जो है मैंने अपलोड किया है वीडियो चैनल पे शॉर्ट्स में, द पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, तो उसमें भी आप देख सकते हो। तो अभी हम इसमें सिर्फ जो हमारे क्वेश्चंस है और उसका एक्सप्लेनेशन है वही सिर्फ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा है, पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेनिंग डायरेक्शंस टू द फार्मासिस्ट फॉर प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग देम इज नोन एज। सुपरस्क्रिप्शन मैंने अभी आपको बताया कि RX को बोलते, रीफिलिंग कुछ नहीं होता है। सिग्नेचुरा अभी बताया मैंने आपको कि इसमें इंस्ट्रक्शन होते हैं पेशेंट्स के लिए कि कितने टाइम में कितना ड्रग लेना है, कितनी उसकी फ्रिक्वेंसी है, ये सब कुछ सिग्नेचुरा में होता है। तो डिस्पेंसिंग एंड प्रिस्क्रिप्शन प्रिपरेशन का करेक्ट आंसर है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में हम लोग डिस्पेंसिंग एंड द प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। देन सेकेंड क्वेश्चन, द लैटिन टर्म फॉर द ईयर ड्रॉप्स इज। देखो आपको जो भी ये भी जो है, ये आपको फार्मास्यूटिक्स का जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ था ना, उसमें आपको मिल जाएगा सब लैटिन टर्म्स और जो ग्रीक टर्म्स होते हैं वो सब कुछ। तो इसका आंसर है द लैटिन टर्म फॉर द ईयर ड्रॉप्स इज ऑरेस्टिलिन। कोलिरियम मतलब कि ऐसा लिक्विड होता है तो क्लीन द आईज। आईज क्लीन करने के लिए जो लिक्विड होता है उसे कोलिरियम बोलते हैं। देन कोलिट्रियम यानी कि माउथ वॉश होता है। ये मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपको ना सेम क्वेश्चन पूछते हैं। देन हॉस्टस मतलब कि सकिंग, सक करना, ठीक है। तो लैटिन टर्म में उसे सकिंग हॉस्टस बोलते हैं। देन थर्ड क्वेश्चन, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस ऑन रिपीटेड डोजेज ऑफ ए ड्रग इन क्विक सेसेशन। देखो अगर इतना ही सब हमें पूछा जाता तो हम लोग उसका ऑफकोर्स जो टॉलरेंस है वो आंसर दे देते। बट अभी यहाँ पे बोला कि टॉलरेंस डेवलप्ड ऑन रिपीटेड डोजेज ऑफ ए ड्रग इन अ क्विक सेसेशन विथ रिडक्शन इन अ क्लिनिकल रिस्पॉन्स। तो हम उसे क्या कहते हैं, टैकीफाइलेक्सिस। सिनर्जिज्म मतलब कि मैंने पहले के वीडियो में ही डिस्कस किया है कि A+B का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है ड्रग का वो ग्रेटर दैन A एंड B का इंडिविजुअल इफेक्ट, तो इसे कहते हैं हम सिनर्जिज्म। देन एंटागोनिज्म मतलब एंटागोनिस्ट यानी कि इनिबिट करता है वो एक ड्रग का एक्शन विद द अनदर ड्रग। एंड आइडियोसिनक्रासी मतलब कि एक्सेप्शनल रिस्पॉन्स देता है ड्रग। एक्सेप्शनल रिस्पॉन्स मतलब कि अभी देखो अगर आपको एस्पिरिन आप ले रहे हो, तो अभी हम सबको पता है कि एस्पिरिन हम किसके लिए, NSAID है, NSAID है तो किसके लिए लेते हैं हम इसको, पेन के लिए लेते हैं। अगर एस्पिरिन पेन के बजाय एडवर्स इवेंट दे रहा हो अलग, लाइक अस्थमा, तो ये क्या हुआ, उसका एक्सेप्शनल रिस्पॉन्स हुआ, राइट, एक्सेप्शनल। सो उसे हम कहते हैं आइडियोसिनक्रेसी। क्लियर। देन फोर्थ क्वेश्चन, क्लर्क्स फार्मूला ऑफ ए डोज कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन। क्लर्क्स फार्मूला किसके लिए है, हम लोग चाइल्ड डोज जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए क्लर्क्स फार्मूला यूज़ करते हैं। तो क्लर्क्स फार्मूला ये जनरली किसके बेसिस पे है, बॉडी वेट, क्योंकि BSA का अलग से फार्मूला है, बॉडी मास इंडेक्स का तो नहीं है, ठीक है। और एज के लिए हम कौन से फार्मूला यूज़ करते हैं, यंग्स फार्मूला यूज़ करते हैं। देन डीलिंग्स फार्मूला, राइट, डीलिंग्स फार्मूला भी होता है हमारा। देन फ्राइड्स फार्मूला, ये सब कुछ हम लोग एज के लिए यूज़ करते हैं। तो बॉडी वेट के लिए है क्लर्क्स फार्मूला। देन फिफ्थ क्वेश्चन, डोज कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द बॉडी सरफेस एरिया इज डिपिक्टेड बाय। अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था बॉडी सरफेस एरिया, राइट। तो इसका एक अलग से फॉर्मूला है जो कि है क्रॉवर टेरी रॉर्केज।
बॉडी सरफेस एरिया के लिए क्रॉफर्ड, टेरी, रॉर्गेज, और यहाँ पे हमने पढ़ा बॉडी वेट के लिए क्लर्क्स फार्मूला। देन और जो प्रूडेंस का फॉर्मूला है ये होता है हमारा मेट्रिक वेट स्केल। मेट्रिक वेट्स के लिए होते हैं ऑसबर्ग जो है ये हमें बताता है कि adult dose, that is adult dose is equals to how many lps, like 68 kg is equals to 150 lp। तो ये हमें बताते हैं ऑसबर्ग का फॉर्मूला। और फ्राइड्स फार्मूला तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये किसके लिए होता है, बॉडी वेट के लिए होता है, एज के लिए होता है, सॉरी एज के लिए होता है। देन सिक्स्थ क्वेश्चन, द फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन। अभी ये मैं आपको होमवर्क देती हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो हम लोगों का अभी DMER का पेपर हुआ था उसी में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, राइट, आया हुआ था, 2-3 बार आया हुआ था, और इसलिए फिर मैंने इसके रिलेटेड एक शॉर्ट्स भी डाला है जिसमें मैंने जो भी फर्स्ट टू लास्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड इंडियन फार्माकोपिया उसकी अलॉन्ग विद इट्स एडिशन एंड पब्लिकेशन जो ईयर है वो डाला हुआ है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर दे दीजिएगा। सो बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन है, द सप्लीमेंट ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया इन 2000 वॉज इंट्रोड्यूस टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी देखो हर बार जो है फार्माकोपियाज ये अपडेट होते रहते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ऐड होते रहता है, तो इसका भी एक पे जल्द ही वीडियो डालूंगी कि किस किस फार्माकोपिया क्या क्या ऐड हुआ है, क्योंकि इसके क्वेश्चन देखो अब पूछा गया है। ओके, तो इसका आंसर है वेटरनरी प्रोडक्ट्स। वेटरनरी जो प्रोडक्ट्स है वो इंडियन फार्माकोपिया 2000 में इंट्रोड्यूस्ड किए गए। देन 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सॉर्बेबल टाइप ऑफ सूचर मटेरियल। एब्सॉर्बेबल टाइप ऑफ सूचर, तो इसमें आपको एब्सॉर्बेबल देन नॉन एब्सॉर्बेबल जो है ये भी पढ़ के जाना पड़ेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एब्सॉर्बेबल टाइप ऑफ सूचर मटेरियल, तो ये है ब्रोकाफिल। तो अभी ब्रोकाफिल क्या होता है, ब्रोकाफिल जो होता है वो ये मेड फ्रॉम द एनिमल स्न्यू, टेंडन और द लिगमेंट। किससे बनता है ये, एनिमल स्न्यू से। और एनिमल स्न्यू मतलब क्या होता है, स्न्यू यानी कि एनिमल्स के जो टेंडॉन्स होते हैं, टेंडॉन्स एंड लिगमेंट्स जो होते हैं उसे हम स्न्यू कहते हैं। देन 9th क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर द कैटगट, स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर द कैटगट involving measurement by means of dial reading micrometer is known as the taste for। हमेशा अगर आपको कैटगट आए तो याद रखना है कि ये कैटगट जो होता है ये गॉज के लिए होता है। जो गॉज की टेस्ट होती है ना उसके लिए हम लोग जनरली जो कैटगट है उसे यूज़ करते हैं। देन आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की ओर। सो 10th क्वेश्चन इज एंडोटॉक्सिन्स अदरवाइज नोन एज लिपोसैक्राइड्स कंप्राइज द आउटरमोस्ट सेल वॉल लेयर ऑफ। तो जो एंडोटॉक्सिन्स होते हैं वो जनरली पाए जाते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में, ठीक है। तो ग्राम निगेटिव इसका करेक्ट आंसर है। एंडोटॉक्सिन अदरवाइज नोन एज लिपोसैक्राइड्स कंप्राइज द आउटर मोस्ट लेयर। देन सो करेक्ट आंसर है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। देन 11th क्वेश्चन, लेप्टोसोराइसिस इज अ इन्फेक्शन। पहले तो हम देखते हैं कि लेप्टोसोराइसिस क्या होता है। लेप्टोसोराइसिस होता है एक ऐसा डिसीज़ होता है जो कि जो एनिमल्स की यूरिन होती है उससे स्प्रेड होता है। एनिमल यूरिन से स्प्रेड होता है ये थ्रू द टू द ह्यूमंस। ओके, इसको और एक नाम है लेप्टोसोराइसिस को विच इज़ द वेल्स डिसीज़। वेल्स डिसीज़, तो अभी पर देखते हैं कि लेप्टोसोराइसिस ये कौन सा इन्फेक्शन है। ये है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉर्बिडिटी इंडिकेटर। मॉर्बिडिटी क्या होता है, मॉर्बिडिटी यानी कि जो भी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं पॉपुलेशंस में उससे जो कैलकुलेट करने की एक स्टडी होती है उसे हम कहते हैं मॉर्बिडिटी। तो इसमें से मॉर्बिडिटी इंडिकेटर क्या है, डेथ बोला है तो ये तो सिर्फ हेल्थ इश्यूज़ है, डेथ हेल्थ इश्यू नहीं है, ठीक है, तो ये तो नहीं है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये भी डेथ रिलेटेड ही है। केस फैटेलिटी ये भी डेथ रिलेटेड है, तो करेक्ट आंसर है इसका 4th विच इज़ द इंसिडेंस। ओके, इंसिडेंस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। देन द कॉजिटिव वायरल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिजलिस, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन से आपको पता ही होगा, विच इज़ द रूबेला। मिजलिस आए तो रूबेला, रूबेला के लिए कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपिडेमियोलॉजिकल इंडेक्स
फॉर मेजरिंग द ट्यूबरकुलोसिस प्रॉब्लम इन द कम्युनिटी। देखो हमेशा जो नॉट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, आपको उसमें एग्जाम में भी नॉट जो है ये बोल्ड में दिया रहेगा या फिर कैपिटल्स में दिया रहेगा, जो कि आपका ध्यान चला जाए उस पर, तो उसको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। वरना कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि नॉट नहीं है और हम लोग ऐसा सिलेक्ट कर देते हैं कि जो कि करेक्ट हो। सो इसमें हमें पूछा गया कि नॉट एन एपिडोमोलॉजिकल इंडेक्स फॉर मेजरिंग द ट्यूबरकुलोसिस प्रॉब्लम इन द कम्युनिटी। तो क्या है इसका? नोटिफिकेशन रेट इज द करेक्ट आंसर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हेल्थ इंडिकेटर्स। हेल्थ इंडिकेटर्स क्या होता है? हेल्थ इंडिकेटर्स हेल्थ स्टेटस जो है, हेल्थ स्टेटस, इसे इंडिकेट, हेल्थ स्टेटस को इंडिकेट करने के जो फैक्टर्स होते हैं उसे हम हेल्थ इंडिकेटर्स करते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं। जैसे कि होता है मॉर्बिडिटी, होता है मॉर्बिडिटी यानी कि हेल्थ इश्यूज। देन मॉर्टेलिटी विच इज़ द डेथ रेट्स, विच इज़ द डेथ रेट्स इन द पॉपुलेशन। देन डिसेबिलिटी होता है पर्सन्स में। सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, सोशल फैक्टर्स होते हैं, एंड सम इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं। तो हेल्थ इंडिकेटर्स इतने टाइप्स के होते हैं, मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक, सोशल एंड द एनवायरमेंटल। ओके, तो इसमें बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हेल्थ इंडिकेटर, तो इसका ऑप्शन है रेसिलिएंट। देन 16th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरामीटर ऑफ ट्रेडिशनल ट्रायंगल ऑफ एपिडेमियोलॉजी। वो पता है एक ट्रायंगल होता है, तो यहाँ पे अभी हमको पूछा है एपिडेमियोलॉजी का ट्रायंगल। तो उसमें क्या होता है? एजेंट रहता है, एनवायरनमेंट रहता है, होस्ट रहता है, क्या नहीं रहता है? मॉर्बिडिटी। हमें नॉट ही पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर है मॉर्बिडिटी। देन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स रिकॉग्नाइजिंग द राइट टू हेल्थ वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1948। तो अभी आपको इसको ऐसे याद भी कर सकते हो कि जैसे हमारा PCI फार्मेसी एक्ट जो है, ठीक है, वो भी 1948 में हुआ था। अब तो आपको इसका कोरिलेट कर सकते हो कि याद रखने के लिए कि जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स जो है वो हुआ था इन द 1948। देन 18th क्वेश्चन, द मेजर ऑफ ओवरऑल डिसीज बर्डन एक्सप्रेस्ड एज अ नंबर ऑफ ईयर्स लॉस ड्यू टू इल हेल्थ, डिसेबिलिटी और अर्ली डेथ इज नोन एज। पहले तो हम देखते हैं कि ये हैले, क्वेले, DFLE और डेली क्या है। तो हैले है हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो अपनी हेल्दी लाइफ होती है, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। देन क्वाली इज द क्वालिटी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्वालिटी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। DFL यानी कि डिसेबिलिटी फ्री, जो भी डिसेबिलिटी फ्री हमारी लाइफ गई हुई है या गुजरी हुई है उसे हम कहते हैं डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और जो डेली है उसे हम कहते हैं डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, यानी कि अभी ये तो हमारी वो डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी और डेली जो है हमारी डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो हमें अभी पूछा है कि द मेजर ऑफ ओवरऑल डिसीज बर्डन एक्सप्रेस्ड एज अ नंबर ऑफ ईयर लॉस ड्यू टू इल हेल्थ, डिसेबिलिटी और द अर्ली। लॉस ड्यू टू द डिसेबिलिटी, इल हेल्थ और अर्ली। तो अभी हेल्दी तो नहीं है, क्वालिटी भी नहीं है, डिसेबिलिटी फ्री तो बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या है करेक्ट आंसर? डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। देन 19th question, the burns involving the outermost layer of the skin are called as first degree। तो अभी देखो बर्न्स भी जो है ये 4 टाइप्स ऑफ होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो हमारा एपिडर्मिस जो होता है, यानी कि आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, उसे रप्चर करता है। जो सेकेंड होता है वो हमारा एपिडर्मिस एंड पार्ट ऑफ ए डर्मिस भी थोड़ा सा रप्चर कर देता है बर्न के वक्त। देन थर्ड में हमारा रप्चर्ड होता है जो स्किन फैट्स टिश्यूज़ वगैरह जो होते हैं अंदर स्किन के, जो भी सबक्यूटेनियस एंड ऑल दैट अंडरलाइन फैटी टिश्यूज़ होते हैं उसे रप्चर करता है। एंड फोर्थ में वो आपको बोन्स तक की रप्चर कर देता है। तो हमें यहाँ पे पूछा है द बर्न्स इन्वॉल्विंग द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन आर कॉल्ड एज विच डिग्री बर्न्स, सो दीज आर फर्स्ट डिग्री बर्न्स। देन 20 क्वेश्चन,
द स्पेसिफिक एंटीटोड यूज फॉर द एट्रोपिन पॉइजनिंग इज फाइटोस्टिग्मिन। फाइटोस्टिग्मिन जो है ये एट्रोपिन पॉइजनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। मैं स्पेसिफिक एक जो एंटीटोड है उसका भी सेपरेट शॉर्ट्स डालूंगी, सो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर दिस, जिससे आपको हेल्प होंगी एग्जाम के लिए। विच ड्रग इज़ यूज फॉर विच एंटीटोड इज़ यूज फॉर विच ड्रग पॉइजनिंग। देन burns caused by which of the following substances can be called both thermal and the chemical burns। तो ये होता है फॉस्फरस से, जो फॉस्फरस होता है वो बोथ थर्मल एंड केमिकल बर्न्स देता है। देन 22nd क्वेश्चन, मेटाबॉलिक शॉक इज एसोसिएटेड विथ। मेटाबॉलिक शॉक जो होता है ये एसोसिएटेड विथ लो ब्लड शुगर लेवल। लो ब्लड शुगर लेवल के साथ मेटाबॉलिक शॉक एसोसिएटेड होता है। देन एलापाइड्स वेनम। एलापाइड्स क्या होता है? एलापाइड्स जो होते हैं ये स्नेक का एक टाइप होता है एलापाइड्स, जिसके वेनम से ना पॉइजनिंग होती है। तो उसके लिए जो एक ड्रग होता है वो कौन सा ड्रग यूज़ किया जाता है, ये हमें हॉस्पिटल मैनेजमेंट में पूछा गया है। तो इसका आंसर है नियोस्टिग्माइन। नियोस्टिग्माइन को जो है हम एंटीवेनम भी कहते हैं, एंटीवेनम और एंटीवेनिन। एंटीवेनिन और एंटीवेनिन भी कहते हैं नियोस्टिग्माइन को, ठीक है। और जो ये एलापाइड्स वेनम होता है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब खतरनाक पॉइजनिंग करते हैं, जो कि न्यूरोटॉक्सिक होता है, न्यूरोटॉक्सिक। ओके, देन बढ़ते हैं 24th क्वेश्चन की ओर। अ ब्रीफ विफ। ब्रीफ विफ यानी कि स्मेल ऑफ समथिंग। स्मेल, किसी चीज़ की जो स्मेल होती है उसे ब्रीफ विफ कहते हैं। तो किसकी अ ब्रीफ विफ ऑफ इज़ बेनिफिशियल ड्यूरिंग द कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। किसकी स्मेल लेने से कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग जो है ये चली जाती है। इनफैक्ट आप इन शॉर्ट मतलब कि आपको ये पूछा गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के लिए किस चीज़ की स्मेल लेने के लिए ली, मतलब कि उसे एंटीडोट करके यूज़ किया जाता है। तो उसका आंसर है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की स्मेल लेने से जो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है उससे हमें रिलीफ मिलता है। देन इकोमोइसिस ऑफ द स्किन इज एसोसिएटेड विथ। इकोमोइसिस यानी कि डिसकलरेशन ऑफ द स्किन। इकोमोइसिस यानी कि डिसकलरेशन, डिसकलरेशन ऑफ जो स्किन है इज एसोसिएटेड विथ व्हाट? स्नेक बाइट। यानी कि जो स्पेशल वर्ड है वो दिया हुआ है इकोमोइसिस उसके लिए, स्नेक बाइट के लिए। आपने देखा होगा कि आप हमारी जो स्किन है उसमें पॉइजन चला जाता है स्नेक बाइट के बाद, तो पूरी ब्लू वगैरह हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं इकोमोइसिस, इसलिए उसे बोला है डिसकलरेशन ऑफ द स्किन। सो इकोमोइसिस ऑफ द स्किन इज एसोसिएटेड विद द स्नेक बाइट। देन केमिकल इंटॉक्सिफिकेशन अकरिंग ओवर 24 आवर्स और लेस दैन दैट रिजल्ट इन द। केमिकल टॉक्सिफिकेशन जो है अकरिंग ओवर 24 आवर्स और लेस दैन दैट रिजल्ट इन व्हाट? एक्यूट टॉक्सिसिटी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज बोथ एंडोबायोटिक एंड द जीनोबायोटिक। तो पहले तो देखते हैं कि एंडोबायोटिक क्या होता है, जीनोबायोटिक क्या होता है। एंडोबायोटिक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्रोड्यूस्ड विद इन द ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि जो ऑलरेडी हमारे जो बॉडी में है वहीं पे ही बनते हैं, विद इन द बॉडी बनते हैं, मतलब कि हमें उसे बाहर से लेने की कुछ नहीं ज़रूरत होती। और जीनोबायोटिक जो है ये आउटसाइड द बॉडी हमें सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं, जो कि थ्रू ड्रग्स या फिर थ्रू ओरल लिक्विड्स हम लोग लेते हैं। तो इसमें पूछा है कि ऐसे सब्सटेंस बताओ इन चार में से जो बोथ एंडोबायोटिक भी है और जीनोबायोटिक भी है। तो जो साइक्लोफॉस्फामाइड है वो है हमारा जीनोबायोटिक, ठीक है। एक्रोलिन है वो है हमारा बोथ। इसका करेक्ट आंसर है एक्रोलिन। स्टिलबेट्स्टेरॉल जो है वो भी हमें बाहर से लेना पड़ता है, तो ये भी है जीनोबायोटिक एंड क्विनिन इज ऑल्सो जीनोबायोटिक। सो करेक्ट ऑप्शन इज एक्रोलिन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज क्लासिफाइड एज डेलीरियंट पॉइजन। तो पहले तो देखते हैं कि डेलीरियंट क्या है। डेलीरियंट जो है ये एक टाइप का कन्फ्यूजनल और द मेंटल स्टेट होता है। डेलीरियंट पॉइजन क्या करता है? डेलीरियम प्रोड्यूस करता है बॉडी में, डेलीरियम प्रोड्यूस करता है। डेलीरियम क्या करता है? डिक्रीज करता है हमारे कॉन्शियसनेस को एंड प्रोड्यूस करता है मेंटल इलनेस। तो यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस क्लासिफाइड एज द डेलीरियम। तो इनमें से हमें क्या डेलीरियम प्रोड्यूस्ड करते हैं? हाइकोस्काइमाइन। ओके, हाइकोस्काइमाइन जो है ये एक हर्बल ड्रग है जिसे हम लोग नाइट शेड प्लांट भी कहते हैं। नाइट शेड प्लांट
जिसकी क्या होती है, कोलिनर्जिक एंटी कोलिनर्जिक एक्शन होती है। एंटी कोलिनर्जिक एक्शन होती है जो कि ब्लॉक करता है हमारे ACH को। ACH यानी कि एसिटाइल कोलाइन को क्या करता है, ब्लॉक करता है हाइकोसाइक में, विच प्रोड्यूसेस द डिलीरियम, जिसकी वजह से डिक्रीज कॉन्शियसनेस होता है और मेंटल इलनेस होता है। क्लियर। देन बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन की और, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अराइल फॉस्फेट टाइप ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट। तो अभी ये सब कुछ जो ये ऑर्गेनोफॉस्फेट, ये तो उसमें क्या पूछा है, अराइल फॉस्फेट टाइप ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट। तो इसका आंसर है पैराथियन। पैराथियन जो है ये एक इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है और अल्सो पॉइजन टू द ह्यूमंस है। पॉइजन टू ह्यूमन से इसलिए क्या है, इसे ना बैन कर दिया है अभी गवर्नमेंट ने, पैराथियन को बैन कर दिया है क्योंकि दिस इज पॉइजन टू ह्यूमंस। वैसे इंसेक्टिसाइड करके कहीं कहीं यूज भी होता है। देन ड्यूरिंग ओपॉइड पॉइजनिंग द स्टेज ऑफ साइनोस्ड फेस एंड लिप बिफोर पासिंग इनटू द डीप कोमा इज कैटेगराइज्ड एज। तो जैसे हम लोग कोमा में जाते हैं उसके अलग अलग टाइप ऑफ फेजेस रहते हैं, लाइक स्टेज ऑफ इलेशन, एक्साइटमेंट, नार्कोसिस एंड द स्ट्यूपर। तो जो साइनोस्ड फेज एंड लीप होता है, साइनोस्ड फेज एंड लीप यानी कि ब्लू हो जाना, ब्लू हमारा फेस और लिप जो है वो ब्लू हो जाता है जब हम लोग कोमा में चले जाते हैं। तो वो जो स्टेज होती है वो होती है स्टेज ऑफ स्ट्यूपर। ओके, ये होता है ड्यूरिंग ओपॉइड पॉइजनिंग। देन इटाई इटाई डिसीज इज एसोसिएटेड विथ, इटाई इटाई जो डिसीज़ है वो एसोसिएटेड विथ कैडमियम। विथ कैडमियम जब पॉइजनिंग हमें होती है तो इटाई इटाई डिसीज़ होता है। इटाई इटाई डिसीज़ क्या होता है, इसमें हमारे जो बोन्स होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, सॉफ्ट बोन्स होते हैं और किडनी भी जो है ना ये डैमेज हो जाती है, मतलब किडनी डैमेज या फिर किडनी फेल्यूअर हो जाता है इटाई इटाई डिसीज़ में। तो ये कैडमियम की वजह से होता है, कैडमियम पॉइजनिंग की वजह से। देखो आप देख सकते हो कि पॉइजनिंग पे कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब ऑलमोस्ट जो पॉइजनिंग है आपको, मैं ठीक है उसका वीडियो आपको अपलोड कर ही दूंगी जल्दी, कि कौन से पॉइजनिंग किसकी वजह से होते हैं और क्या डिसीज उसकी वजह से फॉर्म होते हैं। देन आगे बढ़ते हैं 32 क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर मिसिबल लिक्विड इनकैप्सुलेटेड इनटू द सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो वाटर मिसिबल लिक्विड इनमें से कौन सा है जो कि इनकैप्सुलेट करते हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स में। तो इसका आंसर है क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन। जो क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन है वो इनकैप्सुलेट करते हैं हम लोग सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में, विच इज़ अ वाटर मिसिबल इमिसिबल लिक्विड। देन 33 अ सस्पेनॉइड इन सस्पेंशन फॉर्मुलेशन इज। सस्पेनॉइड क्या होता है, ये मेन होता है हमारा, मतलब कि एक्टिव ड्रग। सस्पेनॉइड जो होता है ये एक्टिव ड्रग होता है इन द सस्पेंशन फॉर्मुलेशन। देन 34 क्वेश्चन, the factors affecting rate of settling of particles of a suspension are based on. Rate the factors affecting rate of settling of the particles of a suspension are based on Stokes law. हमने फार्मास्यूटिक्स में से बहुत बार पढ़ा होगा स्टोक्स लॉ को। तो जो अभी देखते हैं कि रॉल्ड्स लॉ क्या होता है। रॉल्ड्स लॉ जो होता है ये जनरली रिलेटेड होता है नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स के लिए, नॉन वॉलेटाइल जो होते हैं लिक्विड्स उसके लिए। हेनरी लॉ गैस लॉ भी बोलते हैं हम, इसे गैस के रिलेटेड होता है। और जो पॉइजनस लॉ होता है वो हमारा क्या होता है, प्रेशर जो होता है, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर के लिए जो है वो पॉइजनस लॉ होता है। सो रॉल्ड्स लॉ वेपर जो है इसके लिए होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर स्टोक्स लॉ। देन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वैक्सीन्स कंटेनिंग इनएक्टिवेटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द ऑर्गेनिजम्स इज ट्रीटेड विथ। जो भी वैक्सीन्स बनते हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनएक्टिवेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो वैक्सीन बनती है तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उन्हें इनएक्टिवेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फिनॉल। देन 36 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्लास कंटेनर्स यूज फॉर द पैरेंटल प्रिपरेशन इज मोस्ट रेजिस्टेंस टू द केमिकल। जो कि रेजिस्टेंस टू द केमिकल्स होते हैं वो होते हैं टाइप 1 ग्लास। और टाइप 1 ग्लास किससे बनते हैं, बोरोसिलिकेट से। बताए हम लोग प्रैक्टिकल करते वक्त बोरोसिलिकेट जो होते हैं वही ग्लासेस यूज़ करते हैं मोस्टली, क्योंकि वो क्या होते हैं, मोस्ट इनर्ट होते हैं एंड द केमिकल रेजिस्टेंट होते हैं, इनर्ट एंड द केमिकल रेजिस्टेंट। देन जो टाइप 2 के ग्लास होते हैं वो होते हैं डी अल्कलाइज सोडा लाइम ग्लास।
डीअल्कलाइज्ड सोडा लाइम ग्लास। सोडा लाइम ग्लास जो होता है, जो कि एक्वियस, जो भी एक्वियस सॉल्यूशन है उसके लिए यूज़ करते हैं। देन टाइप 3 जो है ये होते हैं रेगुलर सोडा लाइम ग्लास। रेगुलर सोडा लाइम ग्लासेस को टाइप 3 कहते हैं। इसमें जनरली हम लोग नॉन एक्वियस जो सॉल्यूशंस है उसके लिए हम लोग ये जो टाइप 3 है इसे यूज़ करते हैं। देन टाइप 4 ग्लास इज़ द जनरल पर्पज़, जनरल जो भी पर्पज़ के ग्लास हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग ये ओरल और जो टॉपिकल प्रिपरेशंस होते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। देन 37th क्वेश्चन, इन ड्राई इनहेलर मटेरियल like is made to modify adhesive properties between the drug and the carrier properties। जो भी हम ड्राई पाउडर इनहेलर्स होते हैं इसकी एडिसिव प्रॉपर्टीज़ मॉडिफाई करने के लिए हम लोग कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं, तो वो है ल्यूसिन। ल्यूसिन हम लोग यूज़ करते हैं to modify the adhesive properties between the drug and the carrier। Then 38th question, in 1885 which of the following pharmacopoeia was made official in the India। अभी हम सबको पता है कि सबसे पहले जो ब्रिटिश फार्माकोपिया आई है वो है ब्रिटिश फार्माकोपिया। सो करेक्ट आंसर है इसका ब्रिटिश फार्माकोपिया इन 1885। इंडियन फार्माकोपिया तो तब तक आई भी नहीं थी। ठीक है। देन 39th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ न्यूली एडेड मोनोग्राफ्स इन द इंडियन फार्माकोपिया 2022। इंडियन फार्माकोपिया 2022 के रिगार्डिंग ना बहुत सारे, देखो आपको 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पेपर में असिस्टेंट प्रोफेसर के। सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है द नंबर ऑफ न्यूली एडेड मोनोग्राफ्स। तब हम लोग को पूछा था कि क्या न्यू ऐड किया गया है, और अब पूछा है कि मोनोग्राफ्स, न्यूली एडेड मोनोग्राफ्स की वैल्यू कितनी थी, तो ये है 92। देन 40 क्वेश्चन, द लेटेस्ट मार्टिन डाले एडिशन इज द 14th एडिशन। अभी ये जो पेपर है ये 2022 में हुआ था, राइट। 2022 में 22 का पेपर है ये, 2022 का। तो आपको जो भी क्वेश्चंस है फार्माकोपिया रिगार्डिंग पूछे गए हैं वो है 2022 के। तो अभी ये भी जो है लेटेस्ट, मतलब कि 2022 में जो भी अभी मार्टिन डाले की लेटेस्ट एडिशन होंगी उसका हमें ईयर पूछा है, तो ये है 40th एडिशन। तो अभी देखते हैं कि मार्टिन डाले क्या एक एक्स्ट्रा फार्माकोपिया है डिस्पाइट ऑफ द ब्रिटिश, यूएस एंड द इंडियन फार्माकोपिया। Then 41st question, the standard for the insulin was introduced in the USP in the year। तो जो स्टैंडर्ड फॉर इंसुलिन था वो इंट्रोड्यूस किया था इन द ईयर 1941 इन द यूएसपी, यूएस फार्माकोपिया। देन 42 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स एक्ट्स एज अ अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट। अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट कौन सा ड्रग एक्ट करता है, सक्रालोफेट। शुक्रालफेट जो होता है ये अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट एक्ट करता है। देन 43, फेनफॉर्फिन वॉज विड्रॉन वर्ल्ड वाइड ओनिंग टू हाई रिस्क ऑफ। फेनॉर्फिन जो है इसे भी बैन कर दिया है ड्यू टू इट्स लैक्टिक एसिडोसिस प्रॉपर्टी। देन 44th क्वेश्चन, विच ड्रग इज एन HIV प्रोटीज इनिवेटर। HIV प्रोटीज इनिवेटर कौन सा ड्रग है, वो है लोपिनाविर। देन 45 क्वेश्चन, इज एन एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। अभी हम लोगों ने, मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया कि एक्स्ट्रा फार्माकोपिया कौन सी है, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया मार्टिन डाले। देन 46th क्वेश्चन, विच इज द सोर्स ऑफ द कैरिजिली मेम्ब्रेन सूचर। तो कैरिजिली मेम्ब्रेन सूचर क्या होता है, कैरिजिली मेम्ब्रेन सूचर जो होता है ये एक टाइप ऑफ सूचर होता है जो कि बोवाइन पेरिटोनियम जो होता है, बोवाइन पेरिटोनियम उससे बनाया जाता है। तो बोवाइन पेरिटोनियम और मतलब कि ऑक्स का जो होता है उससे बनाया जाता है वो कैरिजिली मेम्ब्रेन सूचर। देन 47th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। बेसिकली ड्रग डिलीवरी सिस्टम यानी कि ऐसे ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो कि H2O सोल्यूबल और जो ऑयल सोल्यूबल ड्रग होते हैं ये एक ही इसमें मतलब कि एक ही इसमें इनकॉर्पोरेटेड किए जाते हैं, उसे बोलते हैं वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम, लाइपोसोम्स। देन 48 क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज फॉर स्टेरिलाइजिंग सूचर्स। सूचर्स को स्टेरिलाइजिंग नहीं करने के लिए कौन सी मेथड हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, वॉशिंग विद द सोप सॉल्यूशन, ऑटोक्लेविंग करते हैं, इथिलीन ऑक्साइड से भी ये करते हैं, रेडिएशन प्रोसेस से भी। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल करने के लिए सूचर में से ये 3 मेथड्स हम यूज़ करते हैं। सोप का अलग ही रिएक्शन हो जाता है सूचर के साथ, इसलिए हम लोग अवॉइड करते हैं वॉशिंग विद द सोप सॉल्यूशन।
Then 49th question, which of the following is not considered as an advantage of granulation in tablet manufacturing? Advantage of granulation in tablet manufacturing not considered. किसी ने कहते हैं enhancement of the dissolution process. Then 50 question, all of the following are examples of the non-adsorbable sutures except non-adsorbable sutures. तो इसका आंसर है कैटगट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द 50 क्वेश्चंस. और भी क्वेश्चंस है बट मैं अभी आपको वो इसका पार्ट 2 बनाऊंगी जिसमें आपको वो क्वेश्चंस भी 100 तक के जो है ये डिस्कस करूँगी. सो अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स हुआ तो प्लीज़ कमेंट करिए. और ऑल्सो मैंने आपको एक होमवर्क दिया है. होमवर्क क्या था, आपको ब्रिटिश फार्माकोपिया की जो फर्स्ट एडिशन है वो कौन से ईयर में पब्लिश्ड हुई थी, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था. तो होप कि आपको वो याद है. मैं आपको लेके भी जाती हूँ उस क्वेश्चन की ओर. तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट करिए. ये आपके लिए एक होमवर्क है. ये आप जो मैंने शॉर्ट्स अपलोड किया है उसमें से डायरेक्टली देख के भी आपको मुझे आंसर देना है. तो ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है. सो दैट इज़ होमवर्क फॉर यू. एंड प्लीज़ कमेंट इफ़ आपको डाउट होगा तो. बाकी प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. और सेकेंड पार्ट के लिए मैं जल्दी अपलोड करूँगी वीडियो. तो उसके लिए आप बने रहिए. थैंक यू.